एक बार राजा अकबर अपने दरबार में किसी खास विषय पर चर्चा कर रहे थे। उस विषय पर उन्होंने राज दरबार में मौजूद सभी लोगों से उनकी राय मांगी। ऐसे में दरबार में उपस्थित सभी मंत्रीगणों ने अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से जवाब दिया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हुए कि सभी का जवाब एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इस पर राजा अकबर ने बीरबल से ऐसा होने के पीछे की वजह पूछी और सवाल किया, आखिर सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती? राजा के सवाल पर बीरबल मुस्कुराया और कहा, महाराज, बेशक लोगों की सोच एक दूसरे से कई मामलों में अलग होती है, मगर कुछ खास विषयों पर सबकी सोच एक जैसी ही होती है। बीरबल की इस बात के साथ दरबार की कार्यवाही समाप्त होती है और सभी अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। उसी शाम राजा अकबर बीरबल के साथ अपने बाग में टहलने जाते हैं। तब वो दोबारा वही सवाल दोहराते हैं, बीरबल, मैंने तुमसे पूछा था कि सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती? इस सवाल का जवाब दो मुझे। इसी के साथ एक बार फिर अकबर और बीरबल के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ जाती है। जब लाख कोशिशों के बावजूद राजा अकबर को बीरबल की बात नहीं समझ आती, तो वह अपनी बात को समझाने के लिए एक युक्ति निकालता है। बीरबल कहता है, महाराज, मैं आपको साबित कर दूंगा कि कुछ मामलों में सबकी सोच एक जैसी ही होती है। बस आप एक फरमान जारी कर दीजिए। फरमान यह होगा कि आने वाली अमावस्या की रात को सभी अपने अपने घर से एक लोटा दूध लाकर आपके बाग में बने सूखे कुएं में डालेंगे और इस फरमान को न मानने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वैसे तो राजा अकबर को बीरबल की यह बात मूर्खता वाली लगती है, लेकिन वह बीरबल के कहे अनुसार शाही फरमान जारी करवा देते हैं। राजा के आदेश से सिपाही पूरे राज्य में घूम घूम कर इस फरमान के बारे में सभी को बताते हैं। राजा के इस फरमान को सुनते ही सभी में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि सूखे कुएं में दूध डालना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। फिर भी राजा का फरमान था, तो मानना सभी को था। सभी अमावस्या की रात का इंतजार करने लगे। देखते देखते अमावस्या की रात भी आ गई और सभी अपने अपने घर से एक एक भरा लोटा लेकर कुएं के पास जमा हो जाते हैं। बारी बारी सभी कुएं में लोटा पलटकर अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। यह सारा नजारा राजा अकबर और बीरबल छिपकर देख रहे होते हैं। जब सभी अपना लोटा कुएं में पलटकर चले जाते हैं, तो बीरबल राजा अकबर को कुएं के नजदीक ले जाते हैं और कहते हैं, महाराज देखिए, क्या आपके फरमान से कुआं दूध से भर गया? बीरबल की बात पर राजा अकबर कुएं में झांक कर देखते हैं कि कुआं ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और वे नाराज भी होते हैं। राजा अकबर बीरबल से कहते हैं, मैंने तो कुएं में दूध डालने का फरमान जारी किया था, फिर कुआं दूध की जगह पानी से क्यों भरा गया? राजा के इस सवाल पर बीरबल मुस्कुराते हुए कहता है, महाराज, कुएं में दूध डालना सभी को व्यर्थ लगा, इसलिए सभी ने दूध की जगह कुएं में पानी डाला। उन सभी ने यह भी सोचा कि अमावस्या की रात घना अंधेरा होता है। अब इतने अंधेरे में सभी को सिर्फ लोटा ही दिखेगा, न कि लोटे में दूध है या पानी। बीरबल बोला, महाराज, इस बात से स्पष्ट होता है कि कुछ मामलों में सभी की सोच एक जैसी होती है। अब राजा अकबर को बीरबल की बात अच्छे से समझ आ गई थी। कहानी से सीख। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि एक जैसी व्यक्तिगत स्थिति होने पर सभी की सोच एक जैसी हो जाती है। एक समय की बात है जब बादशाह अकबर का परचम पूरे विश्व में फैलने लगा था। उसी दौरान तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने की सूझी। तुर्किस्तान के बादशाह ने अपने दूत को संदेश पत्र देकर कुछ सिपाहियों के साथ दिल्ली रवाना किया। बादशाह ने पत्र में लिखा था, मुझे सुनने में आया है कि भारत में ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते को खाकर इंसान की आयु बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अगर यह बात सच है तो मेरे लिए उस पेड़ के कुछ पत्ते जरूर भेजें। जब अकबर ने उस पत्र को पढ़ा तो वह सोच में पड़ गए। इस चिंता से उबरने के लिए अकबर ने बीरबल का सहारा लिया। बीरबल की सलाह पर बादशाह अकबर ने तुर्किस्तान से आए सिपाहियों और दूत को कैद करने का आदेश दिया। सिपाही और दूत के कैद खाने में कई दिन बीत जाने के बाद अकबर और बीरबल एक दिन उनसे मिलने गए। अकबर और बीरबल को आते देखकर वो सोचने लगे कि उन्हें रिहाई मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बादशाह अकबर जब उनके पास पहुंचे
तो उन्होंने दूत से कहा, जब तक इस किले की 1-2 ईंट गिर नहीं जाती, तब तक आप लोगों को आज़ाद नहीं करेंगे। ऐसा होने तक आप सभी के लिए यहाँ खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जाएगा। इतना कहकर बादशाह अकबर और बीरबल वहां से चले गए। उनके जाने के बाद दूत और सिपाही कैद से निकलने के लिए उपाय सोचने लगे। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो भगवान से प्रार्थना करने लगे। जल्द ही उनकी प्रार्थना रंग लाई और कुछ दिनों बाद अचानक तेज भूकंप आया और भूकंप के कारण किले का एक भाग टूटकर गिर गया। यह घटना के बाद दूत ने अकबर के पास किले की दीवार गिरने की खबर भिजवाई। यह खबर सुनते ही बादशाह अकबर को अपना वादा याद आया और उन्होंने तुर्किस्तान के दूत व सिपाहियों को दरबार में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। उनके दरबार में पहुंचते ही बादशाह अकबर बोले, अब तो आप सबको अपने बादशाह के द्वारा भेजे गए पत्र का उत्तर मिल गया होगा। अगर अब भी आपको समझ नहीं आया है तो मैं समझा देता हूँ। तुम सिर्फ 100 लोग हो और तुम्हारी आह सुनकर किले का एक हिस्सा गिर गया, तो सोचो जिस देश में हजारों लोगों पर अत्याचार होते हैं, उस देश के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी। लोगों की आह से उसका पतन तो निश्चित है। हमारे भारत देश में किसी गरीब पर अत्याचार नहीं होता। यही होता है आयुवर्धक वृक्ष। उसके कुछ दिन बाद बादशाह ने उन सभी को उनके देश भेज दिया है और रास्ते में होने वाले खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दिए। दूत ने तुर्किस्तान पहुंचकर भारत में घटित सारी बात विस्तार से बादशाह को बताए। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर तुर्किस्तान के बादशाह ने दरबार में उनकी बहुत प्रशंसा की। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए और कमजोर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। साथ ही वही देश तरक्की करता है जहां प्रजा सुखी रहती है। एक दिन अकबर के दरबार में मौसम पर चर्चा होने लगी। बादशाह इस चर्चा में स्वयं रुचि ले रहे थे, इसलिए दरबारी उसमें जी जान से लगे हुए थे। किसी ने गर्मी के मौसम को सबसे अच्छा बताया तो किसी ने सर्दी की शान में कसीदे पढ़े। किसी को बरसात के उमड़ते घुमड़ते गदराए बादलों का सौंदर्य स्मरण हो आया। चर्चा में सभी दरबारी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। अकबर ने गौर किया कि बीरबल इस चर्चा में भाग नहीं ले रहा है, तो उसने बीरबल को उकसाया। क्या बात है बीरबल, तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो? तुम भी तो बताओ कि कौन सा मौसम सबसे प्यारा है। बीरबल मानो इस उकसावे का इंतजार ही कर रहा था। उसने कहा, जहांपना, मेरे विद्वान साथियों ने मौसम के बारे में इतनी विद्वत्तापूर्ण जानकारियां दी हैं कि मुझ नाचीज का बोलना या न बोलना दोनों बराबर है। लेकिन आपका हुक्म है तो मैं बोलूंगा ही। मेरी दृष्टि में हर मौसम का अपना अपना महत्व है। एक है, इस कारण ही दूसरा है। अब गर्मी की ही बात ले तो गर्मी में जितने तरह के फूल और फल देखने को मिलते हैं, क्या किसी अन्य मौसम में उस तरह के फूल और फल का वजूद दिखाई पड़ता है? तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, नारंगी, संतरा, किन्नू, सपाटू, आम, लीची और ऐसे ही न जाने कितने फल जो रूह को ताजगी और सुकून से भर देते हैं। आग बरसाने वाले सूरज की तपिश से इंसान जब बेचैन होता है तब ये फल उन्हें तपिश से राहत दिलाने का काम करते हैं। गर्मी में नदी नाले का पानी भाप बनकर उड़ जाता है और बादल बन जाता है। इसलिए ही गर्मी के बाद बरसात का मौसम आता है। इस मौसम में वही बादल बरसते हैं जो गर्मी में पानी के भाप बन जाने से बने थे। वही पानी की आसमानी बूंदें धरती के रग-रग की प्यास हर लेती हैं। धरती उर्वर बनती है। धरती के जरेंजरे में पानी के संचार से मौसम की तपिश मिट जाती है और वातावरण सर्द होने लगता है। इस तरह बरसात के बाद जाड़े का आगमन होता है। इन तीनों मौसम में अपने अपने ढंग का अलग अलग आनंद है, जिसकी एक दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, इन तीनों मौसम में एक बात जो समान है, वह बात यह है कि यदि आदमी के पास पैसा है तो इन तीनों मौसमों का लुत्फ उठाया जा सकता है। पैसा है तो खस की गीली चटाई और खस के मोटे पर्दों का इस्तेमाल करके गर्मी में जो राहत मिलती है, उसका तजुर्बा किसी गरीब ने शायद ही किया हो। गर्मी के मौसम में ठंडाई और शरबत का जायका भी गरीबों से दूर है। बरसात में पक्की छतों के नीचे बैठकर चिलमन से झांक कर आसमानी फुहारों का आनंद किसी झोंपड़ी में रहने वाले को नहीं मिलता। वह तो
अपनी टपकती छप्पर को ही दुरुस्त करने में अपना वक्त लगाता है। जाड़े का आनंद भी वही उठा पाता है जिसके पास अपने कमरों में अलाव जलाकर उन्हें गर्म रखने की कुव्वत है, या जिनके पास गर्म कपड़े हैं। तोशक, तकिया और रजाई आदि का इस्तेमाल करने की औकात रखने वालों की मौत कभी पाला मार जाने के कारण नहीं होती। लू की चपेट में आकर कोई मातबर आदमी आज तक नहीं मरा और न ही बाढ़ के पानी की चपेट में आकर कोई महल ही बहा है। इसलिए जहांपना, मेरी समझ यही है कि जब जेब में पैसे हैं तो हर मौसम हसीन है, और जब पैसे नहीं हैं तब हर मौसम दुख देने वाला है। अकबर को बीरबल की बातें अधिक पसंद आई क्योंकि उसने अपने व्यावहारिक तर्कों का इस्तेमाल करके हर मौसम की सुखद और दुखद पहलुओं की जानकारी दी थी। अकबर ने अपने अन्य दरबारियों से कहा, आज फिर बीरबल ने किताबी जानकारी से अलग व्यावहारिक धरातल की सच्चाइयों का सहारा लेकर यह बताया है कि बिना विद्वान बने भी विद्वत्ता की बात की जा सकती है। एक बार बीरबल से कुछ गलती हो गई। दरबारियों ने बादशाह के कान भरे। अकबर बादशाह ने दरबार लगाकर बीरबल से कहा, अब जबकि यह बात साबित हो चुकी है कि तुमसे गलती हुई है, तो इस बात को भी तुम समझते होंगे बीरबल कि तुम सजा के हकदार हो गए हो। बिल्कुल बंदा परवर, मैं सजा का हकदार हो गया हूँ, बीरबल ने कहा, मगर मैं आपको एक वायदे की याद दिलाना चाहता हूँ जो एक बार शिकार के अवसर पर आपने मुझसे किया था। वायदा याद दिलाया जाए। बंदा परवर, आपसे मैंने वायदा लिया था कि यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो दंड देने का अधिकार मैं अपनी इच्छा के लोगों को सौंपूंगा। मुझे याद है। बोलो, दंड देने का अधिकार किसे सौंपते हो? किन्हीं 5 गांव के चौधरियों को यह अधिकार सौंप दीजिए। वे जो सजा देंगे मुझे स्वीकार होगी। बीरबल की बात सुनकर दरबारियों के चेहरे खिल उठे। उन्होंने बादशाह को अपनी अपनी पसंद के गांव के चौधरियों के नाम सुझाए। 5 गांव के चौधरी एकत्र हुए। बीरबल से ईर्ष्या करने वाले दरबारियों को पूरी आशा थी कि बीरबल इस बार स्वयं अपने फैलाए जाल में फंस गए हैं, कारण बादशाह तो एक बार रहम की अपील करने पर सजा देने से बाज आ सकते थे, मगर गांव के चौधरी अपने उसूलों के बहुत पक्के थे। दोष साबित हो जाने के बाद वे सजा जरूर देते थे। पंचायत बैठी। दरबारियों द्वारा सिखाए पढ़ाए चौधरियों ने सोचा कि इस अवसर को खोना नहीं चाहिए, अतः ऐसा दंड देना चाहिए जिसे बीरबल जीवन भर याद रखे तथा आगे से लोगों से ऐसा व्यवहार न करे। उन 5 में से एक बोला, पंचों, अपराध बीरबल ने बहुत बड़ा किया है, अतः 7 बीसी 10 यानी 150 रुपये जुर्माना करना चाहिए। दूसरे ने इतनी बड़ी सजा और वह भी जुर्माने की स्वीकार न की। इतने बड़े जुर्माने की कल्पना कर वह सिहर उठा सोचने लगा, इतने जुर्माने पर बीरबल के बाल बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, उनकी भूखों मरने की नौबत आ जाएगी, घर नाश हो जाएगा। मतलब सोचकर उसने जुर्माना घटाकर 5 बीसी यानी 100 रुपये रखने का प्रस्ताव रखा। जबकि तीसरे चौधरी को यह रकम भी अधिक लगी, उसने रकम घटाकर 3 बीसी यानी 60 रुपये करने का प्रस्ताव रखा। चौथे ने सोचा, अगर मैं चुप रहता हूं तो फिर इंसाफ के लिए मेरे बैठने का अर्थ ही क्या रहता है। उसने अपनी ओर से 1 बीसी यानी 20 रुपये और घटाकर 40 रुपये जुर्माने का प्रस्ताव रखा। चौथे पंच के प्रस्ताव का अन्य 3 ने अनुमोदन किया, बस जुर्माना तय हो गया। चारों के चुने 5वें सरपंच ने बड़ी अकड़ के साथ कहा, पंचों की सम्मिलित राय है कि बीरबल के अपराध को देखते हुए 2 बीसी रुपये यानी 40 रुपये का जुर्माना किया जाता है। मगर मैं नम्रतापूर्वक बादशाह सलामत से निवेदन करता हूं कि इतनी बड़ी रकम की वसूली में सख्ती न की जाए, बल्कि अगर किश्तों में जुर्माने की रकम अदा करने की बात बीरबल के बस में हो तो ले ली जाए। चौधरियों के इस फैसले पर बादशाह मन ही मन मुस्कराए। उन्हें ससम्मान विदा किया गया। उनके जाने के बाद बादशाह खिलखिलाकर हंसे। दरबारियों ने भी बादशाह की हंसी का अर्थ समझ लिया था। बादशाह बोले, वह भई बीरबल, खूब। यहाँ भी तुम अपनी अक्ल का पैबंद लगाना न भूले। जुर्माने की सजा भी सुन ली, न्याय भी हो गया और तुम पर कोई असर भी न हुआ। भला 40 रुपया जुर्माना भी तुम जैसे इंसान के लिए कोई जुर्माना हुआ। इस जुर्माने को भी सख्ती से न वसूलने की बात की गई है।
खैर, बादशाह होने के नाते मैं इस जुर्माने से तुम्हें मुक्त करता हूँ, पर यह बताओ गांव के चौधरियों से जुर्माना कराने की बात तुम्हें क्यों सूझी? जहांपनाह का इकबाल बुलंद रहे। बीरबल कोर्निश बजा लाते हुए बोले, दरअसल हर आदमी अपनी हैसियत के अनुसार ही बात करता है। गांव के गरीब लोग 2-10 यानी 20 रुपए साल 6 माह में मुश्किल से देख पाते हैं। ऐसे वातावरण के चौधरियों से सजा सुनते समय मुझे पहले से विश्वास था कि वे सैकड़े तक के भी जुर्माने की कल्पना तक न जा सकेंगे। सो वे 40 पर ही अटक गए। वह भी उन्हें बहुत ज्यादा लगा। बीरबल की चतुरता पर ईर्ष्या करने वाले दरबारियों के चेहरे फीके पड़ गए, क्योंकि सजा पाकर भी बीरबल की प्रशंसा हुई थी। बीरबल जिस तरह हाजिर जवाब था, उसकी पुत्री भी उसी की तरह समझदार, तीव्र बुद्धि और हाजिर जवाब थी। जब बीरबल की बेटी मात्र 5-6 साल की थी, तब एक बार उसकी इच्छा हुई कि वह भी किसी दिन अकबर के दरबार में जाए और देखे कि बादशाह दरबार में क्या करते हैं। बादशाह के दरबार में कामकाज कैसे होता है? बादशाह के दरबार में उसके पिता किस तरह काम करते हैं? मतलब यह कि उस छोटी बच्ची के मन में बादशाह के दरबार से संबंधित ढेरों छोटी छोटी जिज्ञासाएं थी, और वह अपने ढंग से अपनी जिज्ञासाएं शांत करना चाहती थी। उसके द्वारा बार बार अनुनय किए जाने पर एक दिन बीरबल अपनी बेटी को अकबर के दरबार में ले गया। अकबर उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा, बीरबल, तुम्हारी पुत्री तो बहुत प्यारी है। जरूर यह तुम्हारी तरह चतुर भी होगी। मैं क्या कहूँ जहांपनाह, आप स्वयं देख लें। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया। अकबर ने मुस्कुराते हुए बच्ची से पूछा, क्यों बेटी, तुम बातचीत करना तो अवश्य जानती होगी? जी हाँ जहांपनाह, आवश्यकता पड़ने पर कुछ कुछ बात कर ही लेती हूँ, लड़की ने उत्तर दिया। कुछ कुछ बात करने का क्या मतलब हुआ? अकबर ने बातचीत जारी रखने के लिए बच्ची से पूछा। इस प्रश्न के उत्तर में बीरबल की पुत्री ने बादशाह की ओर देखा और फिर नजरें झुका ली और पास ही खड़े 1-2-3 साल के बच्चे के गाल सहलाने लगी। बीरबल की पुत्री को जवाब में कुछ कहता न देख अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे तो कई दरबारियों से एक ही बात सुनने को मिली थी कि तुम्हारी बेटी बहुत चतुर है और बहुत ही प्यारी बातें किया करती है, किंतु वह तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर देने में संकोच कर गई। जहांपनाह, लड़की ने आपकी ओर देखकर अपनी नजरों को झुका लिया। इसका यही मतलब था कि आप मुझसे बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ बात ही कर सकती हूँ। और इसके बाद मेरी पुत्री ने पास ही खड़े एक छोटे बच्चे के गाल को सहलाकर यह भी जता दिया कि यह मुझसे छोटा है। मैं इसके साथ खेल सकती हूँ और ढेर सारी बातें कर सकती हूँ। आप तो जानते ही हैं जहांपनाह कि हम लोगों के परिवार में लड़कियां कम बोलती हैं, इसलिए उन्हें भंगिमाओं से अपनी बातें कहने की कुशलता भी सीखनी होती है। बीरबल की बातें सुनकर अकबर की शंका दूर हो गई और उन्होंने बीरबल की पुत्री के साथ बैठकर देर तक बातें की तथा उसे ढेरों उपहार देकर विदा किया। अकबर एक बार बीरबल के साथ हवाखोरी के लिए निकले। उन दिनों अकबर अपने साम्राज्य विस्तार के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। अपनी सल्तनत में अपनी स्वीकृति के लिए भी अकबर ने लगातार कार्य किया था, जिससे हर तरफ उनकी सराहना हो रही थी। रियाया में अपनी तारीफ होने की बातें सुनकर अकबर के मन में अभिमान होने लगा था कि वह सबसे बड़े हैं। हवाखोरी करते करते अकबर ने अचानक बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, संसार में सबसे बड़ा कौन है? बीरबल ने इस प्रश्न से यह समझ लिया कि अकबर इस समय अपनी सफलता के मद में चूर हैं और इस प्रश्न के उत्तर में उसके मुंह से सुनना चाहते हैं जहांपनाह। आप, मगर यह जानते बूझते भी बीरबल ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अकबर ने जब दोबारा वही सवाल किया तब उनकी ओर देखते हुए बीरबल ने कहा, जहांपनाह, संसार में सबसे बड़ा हम किसी भी नन्हे बच्चे को कह सकते हैं जिसके सभी दांत बाहर नहीं आए हों और जो बोलना सीख रहा हो। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को निराशा हुई। खीज से भरकर अकबर ने पूछा, तुम अपनी बात सिद्ध कर सकते हो बीरबल? अवश्य कर सकता हूँ जहांपनाह, यदि आप मुझे थोड़ी मोहलत दे दें, बीरबल ने उत्तर दिया। जितनी चाहो मोहलत ले लो, लेकिन याद रखो, जब तक तुम बच्चे को बड़ा प्रमाणित नहीं करोगे तब तक तुम्हें दरबार में हाजिरी लगाने की इजाजत नहीं मिल सकती, अकबर ने तल्ख होते हुए कहा। जो आ गया, बीरबल ने कहा और चुप हो गया।
वह समझ चुका था कि अकबर को उसकी बात जरूरत से ज्यादा बुरी लगी है। थोड़ी देर बाद ही अकबर हवाखोरी से लौट आए और लंबे लंबे डग भरते हुए राजमहल की ओर बढ़ गए। बीरबल ने समझ लिया कि बादशाह ने ऐसा करके अपने गुस्से का इजहार किया है। वह वहां से सीधे अपने घर लौटा और बैठकर कुछ विचार करने लगा। अचानक उसे याद आया कि उसके पड़ोस में जो रफीक नाम का आदमी रहता है, उसकी बेटी अपने 1.25 साल के बच्चे के साथ इन दिनों आई हुई है। कुछ विचारते हुए बीरबल रफीक के घर पहुंच गया। बीरबल ने रफीक से कहा, भाई मेरे, मैं तुम्हारे नवासे के साथ खेलना चाहता हूं। जब से मैंने उसके यहाँ आने की खबर सुनी है, तभी से उससे मिलने को बेचैन हूं। बीरबल के इस तरह के मनुहार से रफीक को आंतरिक प्रसन्नता हुई। वह बच्चे को ले आया और बीरबल को थमाते हुए कहा, जब तक मर्जी तब तक खेलिए इस बच्चे के साथ। मेरा नवासा है, तो क्या आपका नवासा न हुआ? उसने बच्चे को बीरबल की गोद में थमा दिया। बीरबल थोड़ी देर तक बच्चे के साथ खेलता रहा। फिर उसके मन में एक विचार कौंधा। उसने बच्चा रफीक के हाथों में सौंपते हुए बच्चे का हाथ पकड़कर रफीक की दाढ़ी सहलाने लगा। रफीक को बीरबल का ऐसा करना बड़ा अजीब लगा, मगर बात चूंकि बीरबल की थी इसलिए कुछ बोला नहीं। बीरबल ने स्वयं अपनी इस हरकत की पर्दादारी के लिए रफीक से कहा, कुछ सोचो मत भाई रफीक। मैं तो यह देख रहा हूं कि तुम्हारी दाढ़ी छूना तुम्हारे नवासे को कितना मजा दे रहा है। हमारे यहाँ मानते हैं कि नाती जब नाना की दाढ़ी से खेले तो समझो कि नाती अपने नन्हर के बारे में ऊंचे ख्याल रखता है। बीरबल की बातें सुनकर रफीक बहुत खुश हुआ और खुद अपने नवासे के हाथ में अपनी दाढ़ी थमाने की कोशिश करने लगा। अब बीरबल रोज अपने पड़ोसी के घर जाता। कभी वह उस बच्चे के लिए कपड़े ले जाता तो कभी खिलौने। रोज वह बच्चे के हाथ में रफीक की दाढ़ी थमाकर उन्हें खींचने के लिए प्रेरित करता। रफीक को यह सब अच्छा लगने लगा था। इस तरह 10-15 दिन बीत गए। बच्चा अब संकेत मात्र से दाढ़ी के बालों को खींचना शुरू कर देता था। बच्चे को अपने ढंग से प्रशिक्षित कर लेने के बाद एक दिन एक बीरबल उस बच्चे के लिए राजसी पोशाक लेकर आया जिसमें सोने चांदी के सलमा सितारों से कशीदाकारी की गई थी। बीरबल ने जब वह लिबास रफीक को यह कहते हुए दिया कि इसे वह उस बच्चे के लिए लाया है, तब रफीक को सहजता में विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना कीमती उपहार भी कोई उस बच्चे को लाकर दे सकता है, वह भी महज पड़ोसी होने के नाते। मगर बीरबल ने जिद करके वह पोशाक उसी वक्त बच्चे को पहनवाई और उसे देखकर तारीफ करने लगा, इस बच्चे को तो बादशाह के घर में होना चाहिए था। देखना, एक दिन यह बच्चा इतना हुनरमंद हो जाएगा कि बादशाहत भी इसके कदम चुमेगी। बीरबल के मुंह से ये बातें सुनकर रफीक मुग्ध हो गया और बीरबल के प्रति श्रद्धा से भर गया। कितना प्यार करता है यह मेरे नवासे से, उसने मन ही मन सोचा। तभी बीरबल ने कहा, रफीक, इन कपड़ों में इस बच्चे को देखकर मेरी तबीयत हो रही है कि मैं इसे बादशाह से मिला लाऊं। बादशाह भी देखें कि गरीबों के घरों में भी ऐसे बच्चे जन्म लेते हैं जिन्हें देखकर बादशाह भी दांतों तले उंगली दबा लें। मैंने पहले भी कहा है कि नवासा आपका है, आप इसे जिससे चाहे मिला लाए, मुझे क्या एतराज हो सकता है। लेकिन जरा इस बच्चे को मैं इसकी अम्मी से मिला लाऊं, वह भी तो देखे कि इसके नए नाना ने इसके लिए कितना शानदार लिबास बनवाया है। ऐसा रेशमी लिबास तो यहाँ कहीं दिखाई भी नहीं पड़ता, ऊपर से सोने चांदी के तारों का यह शानदार काम, क्या नक्काशी है। वह देखेगी तो झूम उठेगी, रफीक ने कहा और बच्चे को लेकर वह अपने घर के भीतर चला गया। थोड़ी देर के बाद जब वह निकला तब बीरबल ने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और कहा, लाओ रफीक भाई, मैं अपने नवासे को बादशाह से मिलाकर लाऊं। और बच्चे को लेकर बीरबल वहां से चला गया। रफीक उन्हें मुग्ध नजरों से जाता हुआ देखता रहा जब तक कि वे दोनों उसकी नजरों से ओझल न हो गए। दरबार का समय समाप्त हो चुका था। बीरबल ने अनुमान लगा लिया कि अकबर अब राजमहल में जा चुके होंगे, इसलिए वह रफीक के घर से उस बच्चे को गोद में लेकर सीधे राजमहल पहुंचा। महल के रक्षक उसे पहचानते थे, इसलिए महल में प्रवेश मिलने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। महल में प्रवेश के बाद उसने बादशाह अकबर के पास संदेश भिजवाया कि वह अभी
इसी वक्त बादशाह से मिलने की इजाजत चाहता है। अकबर को जैसे ही बीरबल के आने की सूचना मिली, उन्होंने उसी क्षण उसे अपने कक्ष में ही बुलवा लिया। बीरबल की गोद में एक खूबसूरत बच्चे को देखकर अकबर ने पूछा, यह कौन है तुम्हारी गोद में? इतना प्यारा बच्चा। बीरबल ने बच्चे को अपनी गोद से उतारकर सहज भाव से अकबर की गोद में दे दिया। फिर कहा, यह अबोध बच्चा तो हर उस आदमी का है जो इसे प्यार दे सके। अभी तो आपका है। बीरबल के जवाब से अकबर को खुशी हुई। तभी बीरबल ने बच्चे को कुछ इशारा किया। संकेत मात्र से बच्चे की गतिविधि बदल गई और वह अकबर की दाढ़ी से खेलने लगा। फिर वह अकबर की दाढ़ी खींचने लगा। पहले तो अकबर ने बच्चे की पकड़ से अपनी दाढ़ी छुड़ाने की कोशिश की, मगर बच्चा दाढ़ी छुड़ाने पर रोने लगा। तब अकबर ने कहा, अरे प्यारे बच्चे, खेलो मेरी दाढ़ी से मगर रो मत। और उन्होंने बच्चे के हाथ में अपनी दाढ़ी दे दी। बीरबल को मानो इसी समय का इंतजार था। उसने अकबर से कहा, जहांपना, मैंने एक बार आपसे कहा था न कि बच्चा सबसे बड़ा होता है। तब आपने कहा था प्रमाण अपनी बात कहूं। अब आप स्वयं यह प्रमाण देखें। इस बच्चे को छोड़कर आपकी दाढ़ी का एक बाल भी छूने की हिम्मत और किसी में है? अकबर ने बीरबल की ओर मुस्कुराकर देखा, फिर कहा, हाँ बीरबल, मुझे तुम्हारा प्रमाण पसंद आया। बीरबल ने उसी समय बच्चे को कुछ इशारा किया और बच्चा अकबर की दाढ़ी छोड़कर बिल्कुल शांत होकर गोद में बैठ गया। अकबर ने उस बच्चे को सहलाते हुए कहा, सचमुच बहुत प्यार बच्चा है, मुझसे बड़ा भी। फिर ढेरों उपहार देकर उस बच्चे को अकबर ने बीरबल के साथ भेज दिया। जब बीरबल ने रफीक को वह बच्चा थमाया तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा कि बादशाह ने उसके नवासे को ढेरों उपहार दिए हैं। बीरबल इस बात पर प्रसन्न था कि इस बच्चे के सहयोग से उसने वह कार्य कर दिखाया जो आसान न था। एक समय की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। उसी समय एक आदमी और एक औरत दरबार में पहुंचे। वे रो रो कर अपना दुख सुनाने लगे, बादशाह सलामत, मैं तो बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। इस आदमी ने मेरे सारे गहने छीन लिए हैं, अब आप ही न्याय कीजिए। बादशाह अकबर ने उस आदमी से पूछा, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? आदमी ने कहा, जहांपना, मैंने कोई भी गुनाह नहीं किया है, मैं बेगुनाह हूं। मैं यहां नया आया हूं, मैं एक परदेशी हूं। मेरी आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। यह औरत बोली कि यह मुझे आपसे मिलवा सकती है, लेकिन यहां आकर यह मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। औरत ने कहा, बादशाह सलामत, यह आदमी झूठ बोल रहा है। दोनों की बातें सुनने के बाद बादशाह अकबर भी यह नहीं सोच पा रहे थे कि कौन सही है और कौन गलत। इसलिए इसका फैसला करने के लिए उन्होंने बीरबल को कहा। अब बीरबल ने दोनों की बातें बड़े ध्यानपूर्वक सुनी। बातें सुनने के बाद बीरबल ने उस औरत से पूछा, तुम्हारे जो गहने इस आदमी ने लिए हैं, वे कितने मूल्य के होंगे? उस औरत ने जवाब दिया, साहब, 5,000 रुपए के आभूषण थे मेरे। बीरबल ने उसको ध्यान से देखा और सैनिक को बुलाकर धीरे से उसके कान में कहा, तुम शाही खजाने में से 5,000 रुपए नकद लाकर इस आदमी को दे दो और इससे कहो कि जब मैं इससे पैसे देने के लिए कहूँ तो यह औरत को दे दे। उस सैनिक ने बीरबल के कहे अनुसार वैसा ही किया। कुछ पल चुप रहने के बाद बीरबल ने उस परदेशी व्यक्ति से कहा, सुनो, हमें पूरा विश्वास है कि तुमने ही इस औरत के गहने चुराए हैं, अतः तुम इसके गहनों की कीमत जो इसने बताई है, इसे चुका दो। उस परदेशी आदमी ने 5,000 रुपए जो सैनिक ने उसे दिए थे, उस औरत को दे दिए। पैसे लेकर वह औरत अपने घर चली गई। अब उस औरत के जाने के बाद बीरबल ने उस परदेशी व्यक्ति से वह 5,000 रुपए वसूल कर लाने के लिए कहा। बीरबल की आज्ञा पाकर वह व्यक्ति पैसे लूटने चला गया। बीरबल ने उन दोनों के पीछे अपने 2 गुप्तचर उन पर नजर रखने के लिए भेज दिए। परदेशी व्यक्ति ने उस औरत को रास्ते में ही घेर लिया और पैसे छीनने की कोशिश करने लगा। काफी कोशिश करने के बाद भी वह उससे पैसे नहीं छीन सका। वह औरत उसका हाथ पकड़कर बोली, अभी तो मैंने तुझे केवल गहने चुराने की सजा दिलवाई है, अब तू मेरे साथ दरबार में चल,
मैं तुझे पैसे छीनने की भी सजा दिलवाऊंगी। वह औरत उस परदेशी को लेकर दरबार में हाजिर हुई और बोली, साहब, यह आदमी मेरे पैसे छीनने की कोशिश कर रहा था। अब बीरबल ने उससे पूछा, क्या उसने तुम्हारे पैसे छीन लिए हैं? औरत बोली, नहीं हुजूरे वाला, मैंने उसे छीनने ही नहीं दिए। अब बीरबल ने उन गुप्तचरों की ओर देखा जिन्होंने बीरबल को बताया कि किस बहादुरी से उस औरत ने उस परदेशी का मुकाबला किया और पैसे लुटने से बचाए। बीरबल ने उस औरत की ओर देखकर कहा, तुम अब तक केवल झूठ ही बोलती रही हो। जो व्यक्ति तुमसे पैसे नहीं छीन सका, वह तुम्हारे गहने कैसे लूट सकता है? बीरबल ने सैनिकों को उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया। आदेश सुनते ही वह औरत डर गई। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर अपना गुनाह कबूल कर लिया। बीरबल ने औरत से पैसे वापस लेकर शाही खजाने में लौटा दिए और उसे जेल में डाल दिया गया। परदेशी व्यक्ति को ससम्मान उसके नगर भेज दिया गया। बादशाह अकबर बीरबल के इस फैसले से बेहद खुश हुए और बीरबल को शाबाशी दी। बारिश का मौसम था। खूब जोर से बारिश हो रही थी। यमुना नदी पूरे उफान पर थी। नदी का बहाव बहुत तेज था। पानी भी बहुत आवाज कर रहा था। बादशाह अकबर का महल यमुना नदी के किनारे पर ही था। रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा था। आधी रात का समय था। उस समय पानी की आवाज बेहद डरावनी लग रही थी। बादशाह अकबर सोए हुए थे। अचानक उनकी नींद खुल गई। बादशाह ने दोबारा सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई। वह करवट बदलते रहे और सोने की कोशिश करते रहे, फिर भी उन्हें नींद नहीं आ रही थी। बादशाह अकबर उठकर अपने कमरे में घूमने लगे। घूमते घूमते खड़े होकर वह खिड़की से बाहर का नजारा देखने लगे। बादशाह अकबर चुपचाप खड़े होकर यमुना नदी का शोर सुन रहे थे। एकाएक उन्हें ऐसा लगा मानो नदी रो रही है। यह देखकर वह विचार करने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि नदी क्यों रो रही है। वह इसके बारे में जितना विचार करते उतना ही उसमें उलझ जाते। अंत में वह परेशान होकर पलंग पर लेट गए। अगले दिन बादशाह अकबर समय से पहले ही दरबार में पहुंच गए। वह बहुत परेशान थे। उन्होंने एक एक करके सभी दरबारियों से यह सवाल पूछा, पर किसी भी दरबारी के पास इसका जवाब नहीं था। बादशाह अकबर बहुत परेशान थे। बीरबल के अलावा कोई ऐसा नहीं था जो उनके सवाल का जवाब दे पाता। बीरबल उस समय दरबार में नहीं थे। उन्होंने सैनिकों को भेजकर बीरबल को दरबार में बुलवाया। बीरबल के आते ही बादशाह ने उनसे यही प्रश्न पूछा, बीरबल, नदी किस लिए रोती है? बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत, आपके प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे सकूंगा जब मैं अपने कानों से नदी का रोना सुन लूंगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, नदी का रोना हम तुम्हें रात को ही सुनवा देंगे। रात के समय जब सारा नगर गहरी नींद में सोया हुआ था, बादशाह ने बीरबल को अपने महल में ले जाकर कहा, जाओ, उस खिड़की के पास खड़े होकर नदी के रोने की आवाज सुन लो। जब बीरबल ने नदी से आती हुई पानी की आवाज सुनी तो वह समझ गए कि बादशाह ने इसे ही नदी का रोना समझ लिया है। बादशाह ने बीरबल से अपने प्रश्न का उत्तर मांगा तो बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत। जिस तरह जब कोई लड़की अपने पिता के घर से विदा होकर अपने पति के घर जाती है तो वह अपनों से बिछुड़ने के दुख में रोती है, उसी तरह नदी भी अपने पिता रूपी पहाड़ से विदा होकर जब पति रूपी समुद्र के पास जा रही होती है तो अपने दोस्तों व घरवालों से बिछुड़ने का ख्याल उसके मन में आता है, इसलिए वह रोती है। बीरबल का यह जवाब सुनकर बादशाह अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए। अकबर और बीरबल के बीच छोटी मोटी नोकझोंक प्रायः हो जाती थी। बीरबल का दिमाग इतनी तेज गति से काम करता था कि अकबर उसकी चपेट में आए बिना नहीं रहते थे। एक बार इसी तरह किसी बात पर अकबर बीरबल से नाराज हो गए और उन्होंने बीरबल को सजा सुना दी, जाओ, अब बेलदारों का काम करो। अब यह बादशाह का आदेश था। बीरबल को मानना ही था, सो वह बेलदारों का लिबास पहनकर बेलदारों की तरह रहने लगा। इस घटना के 1-2 दिन बीत जाने के बाद अकबर घोड़े पर सवार होकर कहीं जाने के लिए निकल गए। उस वक्त बीरबल बेलदारों के कपड़े में था।
उसने जब अकबर को घोड़े पर सवार होकर जाते देखा, अस्तबल में बंधे एक गधे को खोला और उस पर सवार होकर उसी सड़क पर दौड़ाने लगा जिससे बादशाह को गुजरना था। अब एक अजीब नजारा उस सड़क पर था। अकबर जब अपने घोड़े को तेज दौड़ाने की कोशिश करते तो बीरबल का गधा कभी टिक टिक करता सड़क के एक किनारे आ जाता तो कभी दूसरे किनारे। इस अजीब दौड़ में बीरबल बेसाख्ता चीखता भी जा रहा था, गधे हुजूर आ रहे हैं। बेलदार के लिबास में बीरबल का व्यक्तित्व बदल गया था जिसके कारण अकबर उसे पहचान नहीं पाए और क्रोधित होकर गधे वाले को डांटते हुए कहा, अबे ओ गधे वाले, इस तरह गधे को दौड़ाकर तुम सड़क को क्यों घेर रहे हो? देखते नहीं मैं आ रहा हूं। अकबर की डपट सुनकर बीरबल ने कहा, मैं तो कब से चीख रहा हूं गधे हुजूर आते हैं। बीरबल की यह बात सुनकर अकबर को हंसी आ गई और उन्होंने बीरबल को उसी समय बेलदार बने रहने की सजा से मुक्त कर दिया।